हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता और आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप सब आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसे शुरू करते हैं, फॉलो करते हैं, मैं कह रही हूँ सिर्फ 30 मिनट्स डेली अगर आप स्पेंड करेंगे, वो भी एक कैजुअल मैनर में, आप बहुत इजीली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और एफकेट तो एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बच्चे 1 से 1.5 महीने में क्लियर करते हैं। और अगर जहां आप 6 महीने प्रिपेयर करेंगे तो आई गारंटी यू यर कि आप 200 प्लस मार्क्स तो आपके हाथ में है, 200 प्लस मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात ये, बिफोर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले यार डिसाइड कर लो, अगर करना है तो उसको अभी से करो, कैजुअल अप्रोच मत लेके चलो। उससे होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे आपको पता ही नहीं होता आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है नहीं क्लियर होता है। मान लीजिए गलती से अगर क्लियर हो जाता है, आपका लक हुआ, आपको एएफएसबी इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब एएफएसबी इंटरव्यू में कॉल आ गई क्योंकि आप श्योर ही नहीं होते हो लास्ट मोमेंट तक कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, उस चक्कर में हम चले जाते हैं एएफएसबी देने और वहां से रिपीटर बनकर लौट आते हैं। भाई रिपीटर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिपीटर एक टैग मिल जाता है। सो बेस्ट ये होता है कि जब आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो पेपर निकाल के, तो एएफएसबी में रिपीटर क्यों बन रहे हो? अगर इतनी मेहनत करनी है तो कम से कम रेकमेंड हो, क्वालिफाई करो अच्छे से, पूरा एक सेट मैनर में प्रिपेयर करो। और अगर रिपीटर ही बनते रहना है तो बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज है, उनके थ्रू जाओ यार। इतनी मेहनत करके 6 महीने हम इतनी मेहनत करते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, और बाद में एंड रिजल्ट आ जाता है कि पूरी 6 महीने की मेहनत पानी में चली जाती है, जब हम या तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। तो यार ये सारी चीजें मत करो। दिमाग में अगर डिसाइड कर लो कि हाँ, अगर पेपर में दे रहा हूं तो फिर आगे की पूरे स्टेज तक मैं प्रिपरेशन करूंगा, बिल्कुल इसको उसी पैटर्न पे सेट करो जैसे यूपीएससी के लिए देखो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं, प्री के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और इंटरव्यू के लिए वो फुल फाइनल प्रिपरेशन होती है 1 साल की। आपकी 6 महीने की साइकिल है, पता है फरवरी में एग्जामिनेशन होना है और मार्च से आपके एफएसबी स्टार्ट होंगे। फुल फ्लैश तैयारी कर लो। लक को एक ही जगह छोड़ना है, कब? जब आप रेकमेंड हो जाओगे, फिर मेरिट जो आएगी वहां पे आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो लक की बात है। लेकिन उससे पहले आप ये नहीं बोल सकते। अगर उससे पहले कर रहे हो तो सच में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि रिपीटर बन के एफएसबी क्वालिफाई करना आप अपने लिए खुद एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो। तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना, क्यों, बिकॉज ये जो है स्ट्रैटेजी मेरी, ये बिल्कुल एंड तक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले पेपर क्लियर करो उसके बाद इंटरव्यू में करना या नहीं करना। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, वो ना पेपर क्वालिफाई करें, बल्कि सिर्फ जाके पूरा का पूरा प्रोसेस, एफएसबी का भी प्रोसेस क्वालिफाई करके रेकमेंड होके दिखाएं। ठीक है, तो ये हमने करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको दिखाते हैं। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बोला, चाहे आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, रिपीटर हो, जो भी हो, 200 प्लस मार्क्स मैं श्योर करती हूँ, गारंटी करती हूँ, अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई की तो, और इस नोट्स के साथ पढ़ाई की तो। ठीक है, पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। यार प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने का मतलब ये नहीं होता कि हम गए और हमने एंड मोमेंट पे जाके पेपर सॉल्व कर लिया और उसके बाद से कोई मतलब नहीं हमें कि चलो हमने लास्ट के 10 साल के पेपर मिल गए, चलो अब सॉल्व कर लिया, उसके बाद हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का मतलब ये है कि देखो वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनालिसिस नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट होता है कि जाके देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं कितना भी बताऊंगी, लेकिन जब तक आप पेपर खुद नहीं देखोगे आपको क्लैरिफाई नहीं होगा। जाके देखो कि जीके के जो भी लेवल के क्वेश्चंस है करंटली, क्या वो आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको थोड़े से आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, या आप मैक्सिमम उनमें से क्लियर कर पा रहे हो। उसी तरह जाके बाकी सेक्शन को देखो, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया। अब इसको बोलते हैं पेपर एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस करो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, और आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, और अभी से समय है यार स्ट्रॉन्ग पॉइंट करने का, क्योंकि देखो कोई बच्चा जो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा जो 1 या 1.5 महीने में प्रिपेयर करेगा, आप खुद देखो कि एग्जाम क्वालिफाई तो कर लेंगे, कौन बेटर कर पाएगा? ये बच्चा ठीक है जो 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, मान लीजिए आपने एफकैट क्वालिफाई किया, उसके बाद क्या हुआ? एफकैट क्वालिफाई करने के बाद आप एएफएसबी में गए, वहां पे आप रिकमेंड नहीं होते हैं, कहाँ पे आ गए? बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा से वही बात है। अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं तो पेपर तो आपको पता है कि पेपर तो मेरा निकल ही जाना है, साथ में पढ़ाई कर लीजिए, एफएसबी की भी प्रिपरेशन, वो माइंडसेट, वो क्वालिटी अभी से बना के चलिए। 6 महीने एफएसबी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एफकैट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि देखो एफकैट का पेपर तो कोई भी क्लियर कर लेता है, 1 से 1.5 महीने में बच्चे क्लियर करते हैं, तो यहाँ तो 6 महीने की बात हो रही है। तो अब देख लो कि आपका टारगेट क्या है, क्या लेके चलना है, क्या आपको अपने लिए बैरियर क्रिएट करना है रिपीटर बन के, या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, अगर मिस्टेक्स भी होती है ना,
तब भी इजीली हम क्वालिफाई कर ले जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स को भी इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। तो आप डिसाइड कर लो आपका क्या अपना स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस करने की बात। ठीक है, अब आपको पता है कि एफकैट का क्या ट्रेंड चल रहा है, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल है अकॉर्डिंगली देख लो भाई कि एफकैट का क्या ट्रेंड चल रहा है। क्या आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी जा रही है? मान लो 155 160 के आसपास घूम रही है, एवरेज ले लो दोनों का। उसके बाद एक अपना सेट टारगेट करो कि नहीं यार मेरा तो टारगेट स्कोर अपना सेट करना है। अब हमें कट ऑफ से तो मतलब नहीं है, लेकिन अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए कि मतलब चाहे जो हो जाए मुझे 160 मार्क्स तो अटेन करने हैं, ये तो मेरा मिनिमम हो गया। अब जब मेरिट में आने का सोचा है, 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं और तब भी अगर हम कट ऑफ मार्क्स के आसपास घूम रहे हैं तो कोई फायदा नहीं प्रिपेयर करने का ना। वो तो एंड मोमेंट पे भी कर सकते हैं। 6 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट स्कोर सेट करो कम से कम 220 230 232 235। इससे क्या होगा? इससे होगा कि कम से कम कल को आप रिटन एग्जामिनेशन जब दे रहे हो, यार इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सारे बच्चों से compete कर रहे हो, तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद एफएसबी में जाओगे, एफएसबी के लिए भी प्रिपेयर करोगे, इन हो गए तो मेरिट का ये रिकमेंडेशन में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट आउट नहीं होगे। ठीक है, ऑलरेडी कंपटीशन इतना टफ है, जितना ज्यादा से ज्यादा एक टाइम में कर सकते हो कर लो, बिकॉज सेकंड टाइम का भरोसा मत रखो। यू नेवर नो अगली बार एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न हो जाएगा, क्या चेंजेस हो जाएंगे। पैंडेमिक हमने देख लिया, पेपर शिफ्ट होता है, बहुत लोग की एज निकल जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है फर्स्ट और लास्ट समझ के गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज करो। ये कैजुअल अप्रोच बंद कर दो, हर साल पेपर देना, हर 6 महीने के बाद पेपर देना एंड देन बैक टू स्क्वायर वन। अगर सीरियस नहीं हो डिफेंस के लिए तब ये स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन अगर सीरियस हो तो एक बार में क्लियर करो यार, बात करो खत्म। ठीक है, रिकमेंड हो, बाकी मैंने बोला ना लक फैक्टर फिर वहां पे आता है, पहले रिकमेंड हो, मेरिट में हो, मेरिट आउट हो। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टारगेट स्कोर सेट करने से। जैसे मैंने बोला, जब तक टारगेट नहीं सेट होगा तब तक कंफ्यूजन रहेगी कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना स्कोर करना, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। वहीं जहां आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि ठीक है मुझे 230 लेके आने हैं, 232 लेके आने हैं, 200 के ऊपर लेके आने हैं, आई हैव टू डू दिस मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने 60-70 क्वेश्चन कर लिए या 80 क्वेश्चन करने हैं मुझे, इस तरह से अपना टारगेट स्कोर सर्च करो कि कम से कम हाँ ठीक है 200 प्लस लाने के लिए मुझे इतने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ये मेरा मार्क्स आ जाएगा तो अब मेरा मेरिट में चांसेस बढ़ जाएंगे, अब मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी। तो एक तरीके से आप शॉर्ट रहोगे कि एग्जामिनेशन तो मेरा क्लियर हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, सिर्फ मैं अपना रेगुलर बेसिस पे रिविजन कर रहा हूं और रेगुलर बेसिस पे वो टाइम डिवोट कर रहा हूं। अब कितना पढ़ना है? अब सिलेबस तो देखो बहुत ज्यादा होता है इसका, और एफकैट में बहुत लिमिटेड कंटेंट आता है। अब ना ही इसका जो कंटेंट होता है रीजनिंग का या इंग्लिश का वो मैच होता है एसएससी एग्जामिनेशन से, या आप कोई बैंकिंग की किताब उठा लो उससे, ठीक है, या कोई और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस का उठा लिया और बैठ के पढ़ने लग गए, इतने के लिए नहीं। मैं कह रही हूँ इतना टाइम 1 घंटे अगर दो तो आधे घंटे एफकैट के लिए पढ़ लो और आधे घंटे एफएसबी के लिए पढ़ लो, दोनों एक साथ हो जाएगा। 6 महीने बहुत होते हैं, आधे आधे घंटे दोनों के देने के लिए। ठीक है, अब एफकैट का एक सेट पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर देखो अपने आप समझ में आ जाएगा, एनालाइज कर पा रहे हो, आपके पास मटेरियल है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर लो। मटेरियल नहीं है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। मैं तो ये कोर्सेज इतने नोट्स दे दूंगी आपको, इतने लिमिटेड नोट्स दूंगी कि आप उस 6 महीने को मुझे लगता है 600 बार रिवाइज कर लोगे। कंटेंट ज्यादा नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है, बस रिवीजन इतनी बार करो कि एटलीस्ट आपको वो याद हो जाए, रट जाए पूरा का पूरा। अब स्टैटिक जीके देखो, एफकैट में कभी भी क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिक जीके से आते हैं, हर बार पेपर का एनालिसिस चेक कर लेना, लास्ट ईयर का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सब बताएंगे तुम्हें स्टैटिक क्वेश्चन है, नाम दे देंगे उसको करंट अफेयर्स की वीडियो से। क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक से। अब स्टैटिक भाई बंदा स्टैटिक नहीं पढ़ता, स्टैटिक छोड़ के हम लोग करंट अफेयर्स पे ज्यादा टाइम देते हैं जिसके 2 या 3 क्वेश्चन आने होते हैं, और 2 या 3 के चक्कर में हम बचे हुए 20-22 क्वेश्चन जो हैं उनको हम खराब करके आते हैं। तो स्टैटिक अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, 2-3 क्वेश्चन या मेरी तरफ से 10 क्वेश्चन मत करो जीके के, तब भी पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी एरियाज को अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, अब बात करेंगे आगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल। मैंने वही बोला 1 घंटे दे दो, अगर आज से प्रिपेयर कर रहे हो या इवन अगर इस वीडियो को देख के नेक्स्ट मंथ से भी स्टार्ट करोगे,
तो अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे, डिटरमिन्ड हो गए और रेगुलर, दो चीजें याद रखना, रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे एंड रेगुलर रिवीजन करते रहोगे, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर कंसिस्टेंसी नई चीजें पढ़ने का और रिवीजन करने का, चाहे फ्रेशर हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आपने कितनी भी बार पेपर रिपीट किया हो, ठीक है, आपने क्वालिफाई भी किया हो, मगर अगर कट ऑफ के इर्द गिर्द क्वालिफाई कर रहे हो, उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। आज से आधे घंटे शुरू कर दो और यार मोटिवेट करो अपने आप को कि बार बार ये रिपीटर बनना बहुत हो गया। अब यार एक टारगेट स्कोर सेट करो, घर से भी जब जाते हैं पेरेंट्स के कितनी सारी उम्मीदें होती हैं, होप्स होती हैं, उनको क्वालिफाई करो, एटलीस्ट बी रिकमेंडेड, सो विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ तुमने जो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस करी है, इतने लाखों बच्चों को बीट करा है, एटलीस्ट तुम रिकमेंड हुए हो। आगे की चीज छोड़ दो कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरिट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले उस लेवल तक तो आओ, प्रैक्टिस वहां तक तो करो। तो ये टारगेट सेट करके चलना है, आधे घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद रिवीजन करना है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। बुक्स कौन सी पढ़नी है? बुक्स यार बेसिक रिवीजन अभी 6 महीने आपके पास, बेसिक भाई एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो तो करो, तो उसमें क्या होगा, डबल मेहनत हो जाएगी। एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद जब कम दिन एग्जामिनेशन में बचेंगे तो फटाफट ना उस टाइम पे चाहिए होते हैं क्रिस्प नोट्स, क्रिस्प नोट्स चाहिए होते हैं जिनसे फटाफट से रिवीजन हो जाए कि हम आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पूरा पूरा रिवीजन करें। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद क्रिस्प नोट पढ़ोगे, फिर ये दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, जो आती हुई चीजें वो भूल जाएंगे। एक मटेरियल उठाओ, एक मटेरियल ऐसा उठाओ जिसको शुरू से एंड तक पढ़ो और पता है कि क्वालिटी कंटेंट है, और उसी को पढ़ते रहो, उसी को रिवाइज करते रहो। मैं कह रही हूँ कभी नहीं भूलेंगे हम, क्या आज तक एबीसीडी भूले हैं? क्यों? बेसिक हमें पता है, बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट करा। उसी तरह मटेरियल एक ऐसा उठाओ जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, और पता है कि हाँ इसमें इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो वाला फंडा स्टार्ट करो। वैसे तो इसका सिलेबस अगर पढ़ने लगो तो सब बोलेंगे कि बहुत वास्ट है यार, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं तुम्हारे जनरल नॉलेज के, ठीक है, करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाती है, बट इसकी करंट अफेयर्स का लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। तो इसलिए बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पढ़ाई वाला टाइम है इसको इन्वेस्ट करो यार एएफएसबी के लिए, क्योंकि एएफएसबी हलवा नहीं है, एएफएसबी बहुत ईजी है। इतनी मेहनत करके पेपर निकाल के उसके बाद डे 1 पे आउट हो जाना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। आई अप्रिशिएट कैंडिडेट्स की स्पिरिट होती है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम दे कीप ऑन ट्राइंग, बट यार तुमने ठीक तरीके से ट्राई नहीं करा, और कंपटीशन ऐसा हो रहा है कि अब उस स्ट्रैटेजी को भी टाइम के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें रिटन के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी हम कंपटीशन बीट कर सकते हैं, अदरवाइज यही होता रहेगा कि रिपीटर की तरह बार बार पेपर देते रहो, क्वालिफाई करते रहो, एएफएसबी जाते रहो, वापस आते रहो, यही होने वाला है, ठीक है। अब बुक्स की रिवीजन की बात है, जैसे मैंने बोला बुक्स को रिवाइज करने के लिए लास्ट मिनट पे तो कंटेंट हम प्रोवाइड कराते ही कराते हैं। इसके अलावा मैंने बोला यहाँ पे देखो लिमिटेड नोट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जो फाइल्स हैं लिमिटेड कंटेंट है, जिसमें एनसीईआरटी आपको मिलेगा, इसमें स्टैटिक मिलेगा, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ठीक है। सबका कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी कंटेंट है, स्पेसिफिक मटेरियल है, एक बार पढ़ लो और बार बार इसी को रिवाइज करते रहो। इजी लैंग्वेज में भी है, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, कोई भी बच्चा इसको इजीली समझ सकता है, पढ़ सकता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स ऐसी होती है उनकी कंटेंट लैंग्वेज नहीं समझ में आते, तो हमें चाहिए होती है बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ये कंटेंट प्रिपेयर हुआ है, इसको इजीली पढ़ लो, रिवाइज कर लो, एग्जामिनेशन तक रिवाइज करते रहो, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे देखो सेशंस के ऑलरेडी रिव्यूज है हमारे पास, कंटेंट के ऑलरेडी रिव्यूज हैं, स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं, ठीक है। और आगे करंट अफेयर्स और जो भी मॉक टेस्ट है वो आपको फ्री कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। करंट अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, करंट अफेयर्स आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे मंथली बेसिस पे कि अगर आप उतना पढ़ लो तो शॉर्ट आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स की भी टेंशन है नहीं। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो और हम उस नोट्स को और क्रिस्प कर देंगे, यानी क्रिस्प जो नोट्स आप एक दिन में रिवाइज करते हो उसको रिवाइज करने में अब आपको आधा दिन लगेगा या 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से वही चीज आप पढ़ोगे लेकिन और कम टाइम में पढ़ोगे। तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है, ये पूरा कंटेंट है जो कि आपको इजीली मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे। सो कैंडिडेट्स मेरा कहने का यही मतलब है कि स्ट्रैटेजी, टाइम चेंज हो चुका है, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए,
कंपटीशन को अगर बीट करना है तो दोनों चीजें अब आपको समझना पड़ेगा, पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज फ्रस्ट्रेटिंग कि 6 महीने आप मेहनत करते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, उसके बाद आप AFSB से बाहर निकल जाते हैं, या आप इतना स्कोर नहीं कर पाते कि आप मेरिट को बीट कर पाए, तो आपकी उस प्रिपरेशन का क्या फायदा अगर जो टारगेट आपने सेट किया वो अचीव ही नहीं हो रहा, सिर्फ उस टाइम के लिए अचीव हो रहा है जिस टाइम रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में क्वालिफाइड, वहां पे जाके आप मेरिट तक भी नहीं टच कर पा रहे, कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा लॉन्ग विजन है ये, लॉन्ग विजन के साथ हमें चलना पड़ेगा, पैरेलली दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा अगर कंपटीशन बीट करना है। और इसी तरह के पर्सनल गाइडेंस टिप्स बहुत इजी है, घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी चीज के लिए आप लोग जाके बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे क्लासेस चलाई जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाता है, बहुत इवन रिनाउंड कोचिंग्स में भी, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, रीजनिंग के नाम पे, एप्टीट्यूड के नाम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। उससे बेटर मैं कहूंगी कि आप वो वाला टाइम अपना, मैंने बोला ना इंटरव्यू मेन है यार, उसलिए इंटरव्यू में इन्वेस्ट करो, वो वाला टाइम सेव करो, वो ट्रैवलिंग मनी सेव करो, उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। बेस्ट है ऑनलाइन प्रिपरेशन करो, क्वालिटी कंटेंट है, घर बैठ के प्रिपेयर करो आराम से, घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो है उनको भी करो, पेरेंट्स की हेल्प करो और अपना भी गोल अचीव करो, ठीक है। कोई भी और प्रॉब्लम होती है, पर्सनली कनेक्ट होना है, ऐप डाउनलोड करके जो भी आपके डाउट्स हैं या तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, उन डाउट्स को मैं दूर करूंगी, या तो ऐप डाउनलोड करके पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो, टेक्निकल टीम के साथ आप कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन जय हिंद।